ठोकर खाकर गिर जाना किस्मत की बात है। ठोकर खाकर गिर जाना किस्मत की बात है, मगर गिरकर वापस उठ जाना हिम्मत की बात है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है जो गिरकर उठ जाने का हुनर जाता है सीख। जो गिरकर उठ जाने का हुनर जाता है सीख, अक्सर ऐसे ही लोगों के नाम से पहचानी जाती है तवारीख। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और धरती धुरारी का जो ये मंच है, ये हमेशा से प्रेरणादायी कहानियों के लिए मशहूर है। ये वो मंच है जहाँ शख्स से शख्सियत हो जाने की कहानियाँ बयान होती हैं। और आज इसी कड़ी में एक ऐसी ही शख्सियत से हम और आप रूबरू होंगे जिन्हें लोग डॉक्टर गोपाल कृष्ण प्रभु के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप एक शिक्षाविद हैं और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कुलपति है। प्रभु सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रभु सर, राजस्थान की ये धोरों की धरती और उस धोरों की धरती की सौंधी सौंधी महक, वो खुशबू, कहीं ना कहीं राजस्थान आके आपको वो महसूस ज़रूर होता होगा। लेकिन आज आप धरती धुरारी के मंच पे मौजूद हैं और उस मंच पे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम कहानियाँ बयां करते हैं, वो कहानियाँ जो हमें प्रेरणाएं देती हैं, वो कहानियाँ जो शख्स से शख्सियत हो जाने की कहानियाँ बयां करती हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कर्नाटक उडुपी के एक छोटे से गाँव, वहाँ से वो सफ़र शुरू होता है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी एक बहुत एक लोकप्रिय फिल्म 12th फेल अभी हमें देखने को मिली। कुछ वैसी कहानी आपकी प्रतीत होती है। तो सर, आज हमारे दर्शकों के जो वो चाहते हैं ना कि वो कान जो हैं वो आपकी कहानी को सुनना चाहते हैं, तो सर क्यों ना शुरुआत वहीं से हो, बचपन के उन गलियारों से, कर्नाटक के उस छोटे से गांव से। कैसी शुरुआत रही सर आपकी? ओके, मैं कर्नाटक उडुपी के पास एक हमारा गांव का नाम है कारकड़ा। सो वहाँ से मेरा जन्म हुआ और प्राथमिक विद्याभ्यास भी उधर ही हुआ। आज 6 साल से मैं राजस्थान में हूँ और आने के टाइम में मुझे हिंदी नहीं आई थी। आज 6 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा हिंदी में थोड़ा गलती हो तो ज़रूर माफ़ कर देना। अरे सर ओके, सो मेरा माता पिता एक सुसंस्कृत, मगर आर्थिक परिस्थिति हमारा फैमिली का इतना अच्छा नहीं था। मेरा पापा टैक्सी ड्राइवर थे। सो उनका मन में उनका एक सपना था कि और उनका बेटा को सिखाना है। ये सपना मैंने देखा था, खुल के उन्होंने नहीं बताया, मगर मैंने सोचा कि ये सपने हम आगे लेकर ज़रूर जाएंगे। सो मैंने सोचा कि अप टू 10वीं तक मैं पढ़ूंगा, बाद में देखेंगे ऐसा। सो मन में ये था 10वीं तक पढ़ने के बाद में ये शिक्षा छोड़ के मेरा पापा को थोड़ा, फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना, ये मेरा मन में था। यानी पढ़ाई का कोई योजना तब तक नहीं थी? तब तक नहीं थी। पढ़ाई में तो मेरा तो स्ट्रांग था, एकेडमिकली स्ट्रांग था मैं। सो पढ़ाई करने के बाद 10वीं एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सोचा अभी छुट्टी है, छुट्टी और थोड़ा मम्मी पापा को थोड़ा फैमिली मेंटेन करने के लिए थोड़ा हेल्प करूं। बिल्कुल। मगर क्या हुआ, ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। एग्ज़ाम रिज़ल्ट ऐसा आ गया कि मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन में आ गया। क्या बात है, मेरिट लिस्ट में आप 3rd हाँ, पोजीशन पे रहे। सो ये आने के बाद अभी मुझे भी एक मन में एक फर्दर शिक्षा करना चाहिए और मम्मी पापा के ऊपर भी एक फैमिली का, फ्रेंड्स का थोड़ा दबाव भी आया, ये बच्चों को कॉलेज भेजना। सो ऐसा करके मैं कॉलेज का शिक्षण लेने के लिए आगे बढ़ा। तो सर, जब आप कॉलेज की तरफ आप रुख कर रहे थे, उससे पहले मैं बचपन की वही बात करता हूँ आपसे, कोई योजना नहीं थी? 10वीं तक ठीक है, वहाँ तक पढ़ेंगे, आगे की आगे देखी जाएगी। हाँ। जैसा कि अक्सर बेशता होता है, कोई पूर्व एक नियोजन या एक योजना वो नहीं थी वहाँ पे। हाँ, लेकिन सर, योजना के अभाव में भी वो कहते हैं ना कि सर, कलाम साहब की एक बहुत खूबसूरत जो पंक्तियाँ हैं कि जिन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। सर, ख्वाब इतने बड़े नहीं थे, लेकिन एक चीज़ थी अंदर भीतर कि शिक्षित तो होना है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। और जहाँ तक वो कहते हैं ना कि जैसे हम सर्दियों के दिन में जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें नज़र आता है धुंध, एक कोहरा नज़र आता है और उसमें विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। तब ऐसा नज़र आता है ना कि जहाँ तक नज़र आ रहा है पहले वहाँ पहुँचे, उसके आगे का वहाँ से दिखाई देने लगेगा। तो सर, सेम आपकी परिस्थितियों में भी मुझे शायद वो नज़र आया। सपना था
बट सपने करने के लिए इतना छोटा था मैं कि इतना रिसोर्सेस हमारा फैमिली में है क्या, और फैमिली को इतना कष्ट दे के मेरा सपना पूरा करना वो ठीक है कि नहीं। सो ये मन में आने के बाद थोड़ा सपने को मैंने थोड़ा लगाम मैंने ही लगाया, और वो 10वीं तक मैंने पहला एक स्टेज है ना, ये कंप्लीट अच्छा सा किया। सो बाद में एक और मौका आया, अभी हमने सोचा कि हमने कॉलेज एडमिशन लेने के लिए गया। उधर एक हमारा वो प्रिंसिपल मेरे पापा को जानते थे। सो एक छोटा सा गांव, सभी लोग सभी को जानते थे। सही बात है। सो उन्होंने सोचा सी इस जमाने में और अभी भी ज़्यादा स्कोर है तो साइंस ले लो, मिडल है तो कॉमर्स ले लो, और नहीं तो आर्ट्स ले लो, फेल हो तो डिप्लोमा करो। सो ये एक अनरिटन रूल और रेगुलेशन था। सो मैंने सोचा मेरा स्कोर अच्छा है, बट साइंस लेने के बाद मुझे शायद गांव छोड़ के इंजीनियरिंग और मेडिकल करना पड़ता है। सो अभी मेरा घर छोड़ के कॉलेज नहीं को रेडी नहीं था, अभी साइंस लेने के बाद क्या होगा। सो इसीलिए मैंने कॉमर्स ले लिया। बट मेरा प्रिंसिपल, सो इसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, और वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट है। सो उन्होंने बोला कि बेटा आप साइंस ले लो, सो बाद में देखेंगे, अभी सो इसी से ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस है। सो ऐसा बोल के उन्होंने मुझे वो लेने के लिए थोड़ा इंस्पायर कर दिया। मैंने साइंस ले लिया इसी कारण से। साइंस लेने के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों लिख दिया, दोनों भी क्रैक हो गए। वाह। सो अभी और एक मोड आ गया मुझे, यहाँ से अभी चुनना था। हाँ, अभी मेडिकल करना है क्या इंजीनियरिंग करना है। सभी लोग बोलते थे हमारा फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, हमारा फैमिली में आप डॉक्टर बनाओ। सो कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर को थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, सो आपका फैमिली का परिस्थिति देखकर आप इंजीनियरिंग करो। एक ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा था। सो मैं मम्मी के पास गया। मम्मी कॉलेज नहीं गई थी, बट उन्होंने एक सही तरीके से मुझे एडवाइस किया। सो शायद इसी टाइम में ना मुझे खून देख के थोड़ा चक्कर आ रही थी। सो उन्होंने बोला बेटा आप डॉक्टर मत बनाओ, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद आपको भी तकलीफ होगी, आपका पेशेंट भी तकलीफ होगा। शायद इसीलिए और एक है ना वो इंजीनियरिंग करो। सो मम्मी का एडवाइस लेके मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज में मैं पढ़ाई शुरू की। सर लेकिन चीज़ें उतनी आसान रही नहीं होंगी उस वक्त भी। चलिए आपने सब्जेक्ट तो चुन लिया, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं आड़े आ रही होगी वहाँ पे। वो कैसे पार उस समय माता पिता के सर आपने बताया, और माता जी के लिए तो सर वो कहते हैं ना कि माँ के लिए कहा जाता है कि बद्दुआएं देने में ज़माने ने हद कर दी, बद्दुआएं देने में ज़माने ने हद कर दी, माँ ने सर पे हाथ रखा तमाम बद्दुआएं रद्द कर दी। सर ये हकीकत है। तो वो जो फाइनेंशियल कंडीशंस और विषम परिस्थितियाँ वो सामने नहीं आ रही थी उस वक्त? हाँ आ रही थी ज़रूर। मैंने क्या सोचा, मेरा एकेडमिकली थोड़ा स्ट्रांग होने के बाद बहुत कुछ स्कॉलरशिप मिल रहा था। मुझे एक नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से भी हर महीने मिल रहा था। वाह। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, बट रहने के लिए, खाना पीने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसे का ज़रूरत थी, क्योंकि हम घर में नहीं थे, बाहर जाके एक हॉस्टल में रखना पड़ता था। सो मैंने एजुकेशन लोन ले लिया उस वक्त, और एजुकेशन लोन लेके मैं पढ़ाई शुरू किया। और एक बात बनना चाहता हूँ, क्योंकि शाम में थोड़ा और ये काम भी कर रहा था, कुछ वर्कशॉप में थोड़ा काम करके उसी थोड़ा पहलू के बारे में जानना चाह रहा था। हाँ, सो ये काम करके थोड़ा पैसा इकट्ठे कर सकते, क्योंकि मेरा एक रूममेट था। सो उसका वो मेरा सीनियर, उसका एक वर्कशॉप था, वही मेरा जैसा ही है। सो उनको मेरा परिस्थिति थोड़ा सुन के उन्होंने बोला आपको थोड़ा काम लेना है तो आप मेरे साथ काम करो, पार्ट टाइम काम करो। शाम में कुछ दिन काम कर रहा था और कुछ कमाई भी हो रहा था, और ज़्यादा मोर देन दैट कमाई। सो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे मिला, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल गैरेज में एक वर्कशॉप में काम किया था ना। सो मेरा ये एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी कुछ नहीं है मुझे। सो ये आसान से हो गया। सो मोर देन दैट मनी,
मुझे ये एक एडिशनल एक्सपीरियंशियल लर्निंग मुझे बहुत काम आया। सो ऐसा एक इंजीनियरिंग पढ़ाई हमने शुरू किया, चल रहा था। और प्रैक्टिकल या यूं कहे कि व्यवहारिक जो ज्ञान है हाँ। वो आपको सीधे तौर से मिल रहा था हाँ, और अपने किए से मिल रहा था। ये बहुत खूबसूरत बात है। सर, इस बीच में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है अक्सर 4 साल की होती है, लेकिन आपकी 5 साल की रही और वो शायद एक टर्निंग पॉइंट भी था। उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं, क्या था? ओके, सो क्या हो गया कि हमारा इंजीनियरिंग भी एजुकेशन में मैं टॉप में था, बट हमारा ये माध्यम है ना, माध्यम अप टू 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड ये लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा में थे। मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वीक थी। ओके, सो लिखने के प्रॉब्लम नहीं था, बट इंग्लिश में बात करने का मुझे थोड़ा दिक्कत थी, कम्युनिकेट करने हाँ, में कम्युनिकेट करने के लिए। हमारा इंजीनियरिंग उसी वक्त अभी नहीं है वो, एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा एक एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था। इसमें वो 4 साल में हम क्या सीखना है, वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो इंग्लिश में आंसर करना है। सो मुझे क्वेश्चंस मालूम था, उनका आंसर भी मालूम था, बट ये इंग्लिश में वो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत दिक्कत थी मुझे। सो 3-4 बार मैंने एग्जामिनर को पूछा से मैं लिख के दे दूं। सो उन्होंने, वो गाइडलाइंस भी नहीं था, उसका प्रॉब्लम नहीं था। सो उनका आंसर मैंने नहीं कर पाया ठीक से। सो मैं ये एग्जामिनेशन में फेल हो गया। सो इसी वक्त वो मैसूर यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस ऐसा ही था कि फाइनल ईयर में फेल होने के बाद उनका मेकअप एग्जामिनेशन नहीं है। सो उनका सप्लीमेंट्री देना है, ये शायद 6 महीने के बाद और शायद 8 महीने के बाद होता है। सो एक अच्छा खासा टाइम हाँ, टाइम निकलता है। सो इसीलिए ये फाइनल ईयर में हो गया ना। सो मेरा ये 4 साल का एग्जाम, ये इंजीनियरिंग अभी 5 साल का हो गया। सो एक बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये पहले बार में एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फेल हो गया। सो मन में बहुत डिप्रेशन भी था, क्योंकि मेरा काम भी मिल गया था कैंपस इंटरव्यू में, कि इंडस्ट्री का काम भी मिल गया था, बट ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ ना, इसीलिए ये काम मुझे छोड़ना पड़ा। प्लेसमेंट हो गया था, हाँ, बट वो चूंकि आप छोड़ गया। और अभी क्या करना है, मम्मी पापा को बोलने का भी एक धैर्य नहीं था, हिम्मत नहीं करा, क्योंकि मैंने सोचा वो कुछ और सोचेंगे बेटे के ऊपर। सो ये सभी ये मैंने मन में रखकर, मन में बहुत कुछ डिप्रेशन भी आ गया मुझे, क्या करना है। हर रोज की वो जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी होती है। ये पहले बार हुआ और सभी मेरा क्लासमेट काम कर रहे हैं, अब सिर्फ हम एक घर में बैठे, वापस घर नहीं भी आ गया। सो यही हॉस्टल में और एक प्राइवेट रूम के में रहकर उधर ही रेखा। बट आज मैं मेरा एचओडी को मैं अभी याद करने का मैं चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा मत करो भाई, आप एकेडमिकली थोड़ा स्ट्रांग है, अभी आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो आप मेरा कॉलेज में आओ, एक कुछ सब्जेक्ट लेको पढ़ाई शुरू करो। सो इसी के वक्त आपका कम्युनिकेशन भी थोड़ा अच्छा होगा, आपका वो डेली बेसिस में मैं कुछ और की फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगा। एक मुझे एक लाइफ लाइन तरह एक बन गया। सो मैंने सोचा इतना ठीक नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग, बच्चे लोग भी, उनको भी मालूम हुआ कि मैं फेल्ड कैंडिडेट हूँ। एक फेल्ड कैंडिडेट से एक पढ़ाई करना वो ठीक है कि नहीं, बड़े मैंने एक चैलेंज लेकर सो ये मैंने काम चुन लिया। और 6-7 महीने के बाद मैं वापस एग्ज़ाम दे के उसमें पास हो गया। और उनके बाद मैंने सोचा कॉरपोरेट का बहुत कम है तो, बट मैंने सोचा एक फेल होने के नात मुझे कॉरपोरेट ने इग्नोर कर दिया, मगर मेरा बच्चों ने, मेरा टीचर ने मुझे एक्सेप्ट किया। ये देखकर मुझे मन में आया कि वो मैं टीचर बनूंगा। क्या बात है। और यहाँ से वो शायद कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अभी तक जो सपना पहले मेडिकल में जाने का था, उसके बाद इंजीनियरिंग का हुआ, लेकिन अब वो जो ईश्वर या यूं कहें कि नियति की नियत आपसे क्या चाहती है वो सामने निकल कर आया। और आज हम एक शिक्षाविद से शायद इसीलिए बात कर रहे हैं।
अगर वो फेलियर उस वक्त नहीं आया होता तो शायद आज एक शिक्षाविद के तौर पे नहीं, हम बात कुछ और होते, बेहतर होते, कुछ और हो सकते थे। लेकिन शिक्षाविद होना, या यूं कहें कि जिंदगी में खुद कुछ सीखना, और वो जो आपने खुद ने सीखा वो किसी और को सिखाना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सर यहाँ से अब वो कहते हैं ना कि कहानी कुछ और चल पड़ी थी, आगे ही कहानी क्या थी सर, बताएं। ओके, सो अभी यही एक मैं बात करना चाहता हूँ। और सर मैं एक बात आपसे और साझा मैं चाहूँगा, अपने दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे। पेरेंट्स को नहीं पता था, और वो कितना मुश्किल होता है सर, क्योंकि ये लगता है ना कि कहीं से किसी के माध्यम से अगर वो पता लगेगा तो उन पे क्या बीतेगी, उनके सपने कैसे चकनाचूर ना हो जाएं, वो एक डर लगता है। तो सर जब वो बातें रिवील हुई, कैसा उनका क्या कुछ था उनका जो? ओके, सो लकीली ये टाइम में इतना शायद सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह नहीं था। मम्मी पापा को नहीं पता था, बट एक बार मैं एग्जामिनेशन में रीअपियर आने के बाद, पास होने के बाद, मैं खुद मैं मम्मी और पापा के पास ये रिवील कर दिया। सो ऐसा हो गया था। सो मम्मी पापा ने बोला, अभी बेटा आपने क्यों हमारे साथ शेयर नहीं किया? करना चाहिए था। हम भी आपके पास है। सो शायद हम आप इधर आके हमारे साथ रह के थोड़ा हम आपका देखभाल कर सकते थे। सो हमने इतना कष्ट क्यों लिया? आज मैं यही बात में मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मम्मी पापा से एक छुपाना ये अच्छी बात नहीं है। बताना चाहिए। बताना चाहिए। कुछ है तो बताना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है, और मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, मुझे मालूम है। बट हर बच्चे को मैं पता है कि ये छुपाने का बात नहीं है, खुल के बात करना है। मम्मी पापा हमको ज़रूर यही स्टेज में, कौन सा भी स्टेज हो, एक्सेप्ट करने का एक और दो ही आदमी है हमारा। बिल्कुल। सो ये मैं बताना चाहता हूँ। और फेलियर को एक एम्ब्रेस करना है। सो इसके बाद मैंने क्या किया, मन में था शायद हम फेलियर है क्या, एक कामयाबी हम क्या करेंगे। मुझे और मुझको एक तरफ से एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए था। सो इसीलिए मैंने एमटेक ज्वाइन किया। सो एमटेक में खूब पढ़ाई की मैंने। ये गलती अभी नहीं करूँगा। सो इंग्लिश में भी अच्छा से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लेक्चरर हूँ मैं। सो मुझे वो एमटेक मैंगलोर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक मिला। वाह। ओके, सो अभी एक मन में थोड़ा, सो किसी को बताने का ज़रूरत नहीं, बट हमको एक हमारे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आत्मविश्वास बढ़ गया जी। बाद में मेरा कुछ और फ्रेंड्स आईआईटी को क्रैक कर रहे थे। सो मैंने सोचा ओके ये भी देखूंगा मैं। क्या बात है। ओके, सो आईएएससी को ट्राई किया, नहीं हो पाया। आईआईटी खड़गपुर को ट्राई किया, नहीं होगा। बाद में 3 साल कंटिन्यूअस मैंने एफर्ट डालने के बाद आईआईटी मद्रास में मुझे पीएचडी का सीट मिल गया। वाह, क्या बात है। और आईआईटी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, या यूं कह लें कि एक ऐसा संस्थान जहां एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर वो एडमिशन जब हो रहा था, और यहाँ बीच में एक बात मैं आपसे जो कहना भी चाह रहा था कि आपने कहा कि अपने माता पिता से शेयर कीजिए, हर बात उन्हें बताइए, उनके कम से कम नॉलेज में होना चाहिए। हो सकता है कि जब हम किसी बात को अपने मन में रखते हैं तो वो कुंठा का रूप ले लेती है, कॉन्फ्लिक्ट सा वो हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। हो सकता है कि हम उनसे जब बात करें तो वो गिरह जो है वो खुलते चले जाएं, वो कहीं ना कहीं जो हम समस्या समझ के जिसको चल रहे थे वो एक अवसर के रूप में सामने आ जाए, जो आपकी जीती जागती जिंदगी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। तो सर अब आईआईटी में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया था, एक वो दिमाग में चल रहा था कि जो 4 साल की इंजीनियरिंग है वो 5 साल में तो की, लेकिन वो जो टाइम था उस टाइम ने जिंदगी में कुछ बना दिया, जो एक कभी आपने सोचा नहीं था शायद एज ए प्रोफेसर आपने काम करने का, लेकिन वहाँ वो सीख मिली। यूँ कहते हैं ना कि या तो ज़िंदगी में हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, तो वहाँ आप जीते भी और सीखे भी। अब आईआईटी जो आपने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम, वहाँ से आगे की कहानी क्या चली? ओके, सो ये आईआईटी का एडमिशन टाइम में मुझे 2-3 साल थोड़ा कंटिन्यूअस फेलियर आने के बाद मिला। सो इसी वक्त मुझे शादी भी हो गई थी, एक बच्ची भी थी मेरे पास। सो हम फैमिली के साथ गए आईआईटी को। ओके, सो मैं पढ़ाई शुरू करी थी, बच्ची थी,
और मेरा बीबी ने थोड़ा बहुत कुछ मुझे एनकरेज किया। सो उन्हें बोला हाँ आप पढ़ाई करो। सो थोड़ा कुछ बनना आपका सपना है तो हमारा भी सपना है, हम थोड़ा आपके साथ मिलेंगे, सो आप पढ़ाई करो, मैं भी आपके साथ हूँ। सो उधर कुछ लोगों ने बताया आईआईटी का पीएचडी इतना आसान से नहीं मिलता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। बट लकीली मेरा गाइड और को गाइड और मेरा फ्रेंड्स भी थोड़ा हेल्प किया मुझे, और उधर मैं एक 3 साल के अंदर एक पीएचडी, अच्छा सा पीएचडी किया, कुछ पब्लिकेशन किए, और इसमें एक पब्लिकेशन को मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला। वाह। सो ये श्यामलाल सक्सेना अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस से, क्योंकि मेरा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट था। सो इंजीनियरिंग और मेडिकल, उनको हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो इसी से थोड़ा काम मैंने कर दिया। सो ये मेडिकल एकेडमी से मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला। वाह। सो ये भी एक अच्छा एक तो सर जब ये उपलब्धियां मिलती हैं और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमें रचने वाले वो माता पिता और हमारा आंख बंद करके साथ देने वाली जीवन संगिनी, या यूं कहें पूरा ये परिवार, पूरे परिवार का साथ मिलता है, पूरे परिवार का सानिध्य मिलता है। सर उनका क्या रिएक्शन था जब वो अवार्ड मिल रहा था? सो मम्मी पापा को मैं हर बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कर रहा हूँ मैं, ये मिला वो मिला, बट सिर्फ उनका मन में बेटा खुश है क्या नहीं, क्या बात है, इतना ही है। क्या बात है। इसके ऊपर वो अवार्ड का, पब्लिकेशन का और पेटेंट का उनको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें हमारा बेटा खुश है, सो यही है, यही एक अल्टीमेट उनका सुख है। सही बात सो यही देखते हैं वो। ओके, वो तृप्तिदायक है, आनंद है और खुश है, इनका इतना ही चाहिए। वाह, क्या बात है। और ये माता पिता शख्सियत ही ऐसी होती है सर, वो कहते हैं ना कि माता पिता और गुरु पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 शख्सियत ऐसी है जो चाहते हैं कि आप कामयाब हो और हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। वरना हर कोई ये चाहता है कि आप कामयाब तो हो लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये शख्सियत कुछ ऐसी है, जरूर। इतनी निस्वार्थ सोच माता पिता की हो सकती है और किसी की नहीं। सर जीवन संगिनी की बात की जा रही है यहाँ, आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं उन्होंने पूरा आपका साथ दिया, और वो कहते हैं ना कि सर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, शिफ्ट होना बहुत बड़ा टास्क होता है, और उन्हें कन्विंस करना, या यूं कहें कि आपके सपनों के प्रति उनकी जो आश्वस्तता जो थी वो आपसे भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिटिया हो चुकी थी, तो सर वो सिनेरियो, वो जो परिदृश्य वो कैसा था वहाँ? कितना मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह जाना, उन्हें ले जाना, या उन्होंने कितना आसान कर दिया उस साथ के साथ? क्या कहना चाहेंगे? ओके, सो एक 28 ईयर्स में मणिपाल में काम करने के बाद अभी एक मौका मुझे मिला कि एक राजस्थान में आके एक प्रतिष्ठित हमारा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पोजीशन लेना की। सो हमारा गांव से दूर से राजस्थान देखा तो हर लोग बोलते हैं रेगिस्तान है जी। ओके, सो हमने पहले देखा है, ऐसा नहीं है, हमको मालूम है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, और मेरा बीबी और बच्ची को बोल दिया सिर्फ ये एक मौका मिला है, मम्मी पापा खुश है क्योंकि आप खुश हो बेटा, आप जाओ। बिल्कुल। ओके, सो मेरा बीबी ने बोला हाँ आप उधर जाके एक अच्छा सा काम करना है। सो आप हमारा गांव में अभी इतना काम किया, सभी लोग आपको जानते हैं, आप सभी लोगों को जानते हैं, आपका ट्रू पोटेंशियल एक बार देखना है तो एक अभी गांव छोड़ के दूसरा गांव जाना ही है। क्या बात है। ओके, सो हम आपके साथ हैं, चले। सो ऐसा करके हम 6 साल पहले राजस्थान में आ गए। जी। ओके, सो इधर आने के बाद हमारा एक न्यू एक सफ़र शुरू हो गया अच्छे से। आज इधर है। एक शिक्षाविद होते हुए, एक टीचर की भूमिका निभाते हुए, एक लेक्चरर की भूमिका निभाते हुए, वहाँ एक वाइस चांसलर या यूं कहें कुलपति, एक पूरे यूनिवर्सिटी के सिपह सालार अगर हम कहें, पूरे कमांडर एक हम कहें तो गलत नहीं होगा कहना। सर वहाँ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही थी, और जो चीज़ें आपने खुद व्यक्तिगत जीवन में सामना किया, अब स्टूडेंट्स थे आपके साथ में, स्टूडेंट्स हालांकि पहले भी रहे होंगे,
लेकिन अभी स्टूडेंट्स को के साथ साथ आपके पास में पूरी एक टीम है जो टीचर्स की, जो फैकल्टीज की, उन्हें भी आपने सिखाते रहना है। और वो एक मुझे किस्सा मालूम है सर आपके बारे में, मैं चाहूँगा आपकी ज़बानी जानेंगे। मुझे एक वादा आपका होता है, वो क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो वाइस चांसलर होने के बाद अभी इंडिविजुअल क्लास को जाना एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। जा सकता हूँ मैं, अभी भी टीच कर सकता हूँ, बट अभी ज़्यादा एक फैकल्टी को उनको रिक्रूट करना है, और रिक्रूट करने के बाद उनको हमारा कल्चर और टीचिंग के बाद वो बताना है। सो हर बाद एक न्यू फैकल्टी आने के बाद उनके साथ में एक संवाद करता हूँ। ये रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू नहीं है, होने के बाद सो हम एक बार उनके साथ मिलता हूँ, जस्ट लाइक ए टीम बिल्डिंग। हाँ, टीम बिल्डिंग। और टीचर्स का रोल क्या है, एज ए टीचर हमने कैसा किया। आज का थोड़ा टीचिंग और एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ज़्यादा है। टीचिंग जॉब इतना आसानी का काम नहीं है, बट एक वादा मैं हर टीचर्स को मैं देता हूँ, सो यू टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट, आई विल टेक केयर ऑफ यू। सो ये एक ही वादा है, सिंपल, ये एक लाइन में जी। ओके, सो ये हमारा यूनिवर्सिटी में अभी सभी लोगों को, सो सभी फैकल्टी को ये मालूम है। सो ये मैं अभी कर रहा हूँ। हमारा फैकल्टी भी बहुत मेहनत करती है, क्योंकि मैंने बताया कि आज का ज़माने में टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, बिल्कुल ऑनलाइन है, डिजिटल है, टेक सेवी होना है, और बच्चों का एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। करिकुलम हर साल चेंज होता है। सो ऐसा नहीं कि एक हम पढ़ाई करो और यही पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। सो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यू हैव टू गेट अपडेटेड, आपको yes, भी अपडेट yes. होना होगा, आपकी टीम को भी, जरूर। फैकल्टीज को भी। अगर टीचर्स के साथ जो उम्मीदें हैं बच्चों की वो कहीं बढ़ती चली जाती हैं, तो उन उम्मीदों पे खरा उतरना वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। तो सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जब टीम बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं या फैकल्टीज़ का माइंडसेट करने की बात कर रहे हैं सर, मैं दो सवाल होंगे मेरे यहाँ पे। पहला तो ये, वो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती है जो एक बच्चा फेस करता है? क्योंकि वो कहते हैं ना सर कि एक विद्यार्थी ज़रूरी नहीं कि टीचर बने, लेकिन एक टीचर कभी ना कभी एक विद्यार्थी ज़रूर रहा होगा, एक स्टूडेंट ज़रूर रहा होगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज के जो इस माहौल में, इस परिदृश्य में आप देखते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको नज़र आती हैं और आपको वो ऐसे नज़र आती हैं कि दरअसल इस समस्या का समाधान तो आप ही के पास है? क्या समस्याएं आप देखते हैं सर स्टूडेंट्स की, और वही समस्याएं आप टीचर्स के एस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो कौन सी होती है? ओके, जी सर। आज इतना वैरायटी ऑफ कोर्सेस है जी, इतना अपॉर्चुनिटी भी है, और ये कोर्स चुनने के टाइम में थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं होता है, और काउंसलिंग ऐसा देना है क्योंकि बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है ये देखकर हम, ये कोर्स उनको सूट होता है, शायद उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ये ठीक तरह से अभी नहीं होता है। आज हम काउंसलिंग बोलते हैं, बट दरअसल एक काउंसलिंग एक जस्ट सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ये होने के बाद इसमें बहुत कारण है, थोड़ा पेरेंट्स का भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन अलग होता है, बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो। सही बात है। सो ये करने के बाद बच्चे हमारा यूनिवर्सिटी और किसी का यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 1 साल और 2 साल के बाद उनका मन में आता है कि अरे भैया ये क्या कोर्स हमने ले लिया, सो अभी ये इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। सो विड्रॉ करने के लिए मन आता है और पढ़ाई करने के लिए मन नहीं आता है। सो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। सो इसीलिए हमने सोचा कि हमारा यूनिवर्सिटी में अभी बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्लब्स कर दिया मैंने। वाह। एक 100 के करीब स्टूडेंट्स क्लब है। सो बच्चों को कुछ उनका खास इंटरेस्ट है तो सो इसमें वो शामिल कर सकता है। वो टेक्निकल क्लब है, नॉन टेक्निकल क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, डांस क्लब है, सो और स्पोर्ट्स भी है। ये पूरा इसमें मिक्स करके वो थोड़ा इसमें ज़्यादा भाग लेता है। एक बार उनका मन में क्या है वो करने के बाद अभी ये पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान इसमें होता है।
क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, है, वहाँ स्ट्रेस जो है वो मिट आत्मविश्वास जाता होता है, और आत्मविश्वास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं बताऊँ कि किसी भी कोर्स, किसी भी प्रोग्राम, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ ये एक व्हीकल है, आगे जाने का एक व्हीकल, शायद बड़ा नहीं हो बट छोटा भी हो, बट आगे जरूर जाएगा। सो एक बार करने के बाद आपका थोड़ा काम में, और काम नहीं है तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है। ये बताने के बाद बच्चे थोड़ा ठीक होते हैं, उनका आत्मविश्वास होता है, पढ़ाई चलती है। सो ये एक ज़रूरी चैलेंज सभी को आता है। हमने ये सोचा ये चैलेंज ऐसा हैंडल करेंगे, और दूसरा तरीका है तो हम देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से बहुत जो परेशानी है काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। दूर हो गए जी जी जी। सर यही परेशानी अगर मैं बात करूं टीचर्स के साथ में, आपको क्या लगता है, क्या कुछ, क्योंकि वो संवाद, वो कहते हैं सर, एक बहुत अच्छे दानिश्वर ने एक बात कही है कि जहां संवाद नहीं होते वहां विवाद हो जाता है। तो सर वो संवाद स्थापित रखना, जैसा कि आपने कहा कि वो एक वादे की बात कि यू टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, तो वो सर वहाँ इतना काम आता है? हाँ, नहीं इतना काम नहीं आता है, क्योंकि अभी एक पब्लिक परसेप्शन ऐसा है कि हमको कहाँ काम नहीं मिला, हम लेक्चरर बनेंगे। सो ये ठीक नहीं है। लोग प्लान बी की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्लान बी, बट ज़्यादा की तरफ मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ, भैया ये आपका इंटेंशन है क्या, और क्या आपका पढ़ाई में पहला प्रेफरेंस है? सो ये बता देंगे नहीं सर। एक बार उनको एक कॉन्फिडेंस आने के बाद उनको भी उनका हौसला भी थोड़ा बढ़ाना है। सो उनका कुछ पब्लिकेशन हो गया, उनको भी हमारे साथ आके थोड़ा एनकरेज करना है, उनको कुछ प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ कंसल्टेंसी मिल गए। सो इनके भी हम प्रेसिडेंट्स के साथ एक चाय पीना, और प्रेसिडेंट के साथ वॉक विद प्रेसिडेंट, ऐसा सो क्योंकि हमारा ये ना, हम ज़्यादा बच्चों, आपने बोला संवाद करने के बाद प्रॉब्लम दिखती है, पता लगती है। एक बार प्रॉब्लम लगती है, हर प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल है। सो इसीलिए मैं ज़्यादा एक ओपन फोरम बच्चों के लिए, और मेरा फैकल्टी, और कुछ टाइम इवन पेरेंट्स को लिए मैं रखता हूँ, क्योंकि ओपन फोरम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए, दिखना चाहिए। सही बात है। सो ये कर रहा हूँ मैं। सर आज आप इस मंच पे आए, बहुत खूबसूरती के साथ हमने आपकी जो पूरी जीवन यात्रा है उसे जानने का प्रयास किया। सर लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगा, आपके स्टूडेंट्स, हमारे दर्शक, आपकी वो फैकल्टीज़, सभी आज आपको इस मंच के माध्यम से देखने, क्या कुछ खास आज इस मंच के माध्यम से आप कहना चाहेंगे, और माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, और आपकी जीवन संगिनी है उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर प्लीज़? ओके, सो पहले मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स, मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, एक दिल से एक सिग्नल आता है, उनको हम ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। अप्स एंड डाउन्स इटसेल्फ इज अ सिग्नेचर ऑफ लाइफ। सही बात है। एक ECG स्ट्रेट होगा तो क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म। सो ये अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस एंड फेलियर, इसको एक ही दृष्टि से देखो। सक्सेस को हम एम्ब्रेस करते हैं, ऐसा ही फेलियर को भी एम्ब्रेस करके चले जाओ। ये मेरा एक मैसेज हमारा फैकल्टी और स्टाफ को, और माता पिता को मैं इतना एक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि माता पिता हमारा एक देखने का एक भगवान है। और मैं मेरा सहधर्मिणी, मेरा बेबी को एक थैंक्स भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे सफ़र में ये एक को पैसेंजर है। को पैसेंजर का ज़रूरत ज़्यादा है। ज़्यादा है, सही बात है सर। सर आज आप इस मंच पे आए, कैसा लगा सर आपको आने के बाद? बहुत खुश हुआ भाई, बहुत खुश हुआ। एक मन खुल के बात करने का बहुत खुश हुआ है। सर वाकई में जब आप जैसी शख्सियत इस मंच पे आती हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। दूरदर्शन का जो ये मंच है ये धन्य हो जाता है। सर अभी वक्त जो है वो इजाज़त नहीं देता आगे की बातचीत के लिए, फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर करेंगे आपसे बातचीत। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर GK प्रभु, और अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अज़हर को धन्यवाद।